हेलो फ्रेंड, जहाँ से हमने पिछला वीडियो छोड़ा था उसी के आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य विस्तार में, अकबर के साम्राज्य विस्तार में अभी तक हमने आमेर मालवा की बात की। अब उसके बाद अगला देखते हैं, जहाँ तक राजपूताना के एरिया की बात है तो राजपूताना में अगला जो अभियान होता है साम्राज्य विस्तार के क्रम में वो मेड़ता पे होता है। 1562 में अकबर का अगला अभियान मेड़ता पर होता है। जहाँ तक मेड़ता की बात है तो मेड़ता आमेर का पड़ोसी राज्य होता है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा, अगर कभी भी पूछा जाए तो ये आमेर का पड़ोसी राज्य होता है, पड़ोसी राज्य था। ठीक है, और यहाँ का जो ये क्षेत्र होता है ये राव मालदेव के अधीन एक इनका जागीरदार होता है जिसका नाम होता है जयमल राठौर के अधीन था। जयमल राठौर इन क्षेत्रों की देखभाल करता था। ठीक है, तो जयमल राठौर के विरुद्ध ही अकबर ने सरफुद्दीन को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया? तो सरफुद्दीन को। सरफुद्दीन अकबर ने किसे नियुक्त किया इनके विरुद्ध? तो ये जानते रहिएगा, जयमल राठौर के विरुद्ध जो है इसने सरफुद्दीन को नियुक्त किया। और इस आक्रमण में ये कहा जाता है सरफुद्दीन इस अभियान में पराजित हो जाता है। जयमल राठौर इस अभियान में पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद ये भागकर उदय सिंह के पास चला जाता है और उदय सिंह के यहाँ संरक्षण लेता है। उदय सिंह, ठीक है, तो उदय सिंह के यहाँ ये संरक्षण लेता है जयमल, और ये उदय सिंह के यहाँ संरक्षण लेता है। तो इस तरीके से मेड़ता का जो क्षेत्र होता है वो अकबर के साम्राज्य में चला जाता है। तो मेड़ता की विजय अकबर ने की। तो ये अगर आपसे पूछा जाए विजय के क्रम में तो आप बता सकते हो, पहला मालवा हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा चुनार 61 में ही है, और आमेर 62 में जिसने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार की। उसके बाद आप बता सकते हो मेड़ता 1562 में मेड़ता पर इसने अभियान किया। और यहाँ का राव मालदेव का जो जागीरदार होता है जयमल के अधिकार क्षेत्र में जो ये मेड़ता का क्षेत्र होता है, जब पूछे तो आप बता सकते हो कि ये जयमल के अधिकार में होता है और यहाँ पर जो है इसने अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से जो है इसका अगला अभियान भी सफल रहा। इसके बाद अकबर ने अपना अगला अभियान गढ़कटंगा या गोंडवाना, कोई भी नाम दे, ठीक है, जानते रहिएगा। चाहे गढ़कटंगा लिख के देगा चाहे गोंडवाना लिख के देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभियान जो अकबर का होता है 1564 में अकबर का ये अभियान होता है। डेटिंग सहित लिखते जा रहे हैं, क्योंकि जब भी अभियान के बारे में पूछेगा तो आपको डेटिंग सहित पूछेगा, तो आपको डेटिंग सहित याद होना चाहिए। कब अकबर ने कब कैसे, उसके साम्राज्य विस्तार के ये क्रम से यहाँ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जब भी पूछा जाएगा तो आप, जहाँ तक गढ़कटंगा या गोंडवाना की बात है तो ये जो क्षेत्र होता है गढ़कटंगा या गोंडवाना मध्य प्रदेश का क्षेत्र होता है, एमपी का क्षेत्र होता है। और यहाँ पर जो है शासन की बात की जाए, गढ़कटंगा या गोंडवाना के शासन की बात की जाएगी तो इन क्षेत्रों पे जो शासन करता था वो संग्राम शाह था। ठीक है, संग्राम शाह, गढ़कटंगा का जो शासक होता है वो संग्राम शाह होता है। ठीक है, संग्राम शाह था। और संग्राम शाह की मृत्यु के बाद इसकी विधवा जो होती है वो चंदेल वंशी राजकुमारी होती है दुर्गावती। ठीक है, इसके पति संग्राम शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके मरने के बाद शासन सत्ता जो है किसके हाथों में आ जाता है? तो चंदेल वंशी राजकुमारी दुर्गावती, जिसका विवाह जो है संग्राम शाह के साथ हुआ था। तो संग्राम शाह की मृत्यु के बाद जो है इन गढ़कटंगा की जिम्मेदारी किसके हाथों में आ जाती है? तो दुर्गावती के हाथों में आ जाती है। दुर्गावती का एक पुत्र होता है वीर नारायण।
और ये वीर नारायण अल्पवयस्क था और वीर नारायण की अल्पवयस्कता में ही जो है शासन का भार जो है दुर्गावती के हाथों में आ जाता है। दुर्गावती एज संरक्षक के रूप में इसने शासन करना प्रारंभ कर दिया। तो दुर्गावती के हाथों में जब शासन सत्ता हो जाती है तो इसी दौरान जो है गढ़कटंगा या गोंडवाना पर जो है अकबर का अभियान होता है। अकबर ने दुर्गावती के विरुद्ध जो ये अभियान किया, तो इस अभियान में जो है गढ़कटंगा या गोंडवाना के अभियान में जो है दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया। वह 2 दिनों तक वीरतापूर्वक लड़ती रहीं, लेकिन अंततः पराजय इनकी निश्चित मानकर अपने सम्मान की रक्षा के लिए इन्होंने स्वयं जो है 8 कटारी छुरा अपने सीने में इन्होंने कटारी को भोंक लिया और उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से गढ़कटंगा या गोंडवाना भी जो है अकबर के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। तो ये एक राजपूत वंशी, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जा सकता है कि गढ़कटंगा या गोंडवाना का शासन भार किसके हाथों में होता है, तो आप बता सकते हो संग्राम राज की विधवा चंदेल वंशी राजकुमारी दुर्गावती के हाथों में होता है, जो वीर नारायण के संरक्षण में जो है शासन करती थी। और इस तरीके से जो है ये गढ़कटंगा या गोंडवाना भी जो है अकबर की अधीनता में चला जाता है। तो ये दोनों क्षेत्र जो है ये क्षेत्र भी जो है अकबर की अधीनता में आ जाता है और यहाँ का क्षेत्र जो है अपने राज्य में ये मुलायता नहीं बल्कि चंद्रशाह को यहाँ की गद्दी सौंप देता है। इसके बाद देखते हैं मेवाड़ विजय। मेवाड़ अगला अभियान जो अकबर का होता है वो मेवाड़ पर इसने अपना अगला अभियान किया। मेवाड़ 1568 में ये अभियान होता है। जहाँ तक मेवाड़ की बात है तो हमने देखा था कि शेरशाह सूरी के समय में मेवाड़ पर जो है इस समय जब विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है, बनवीर नामक एक व्यक्ति होता है जिसने विक्रमादित्य को मार दिया। और जब इसने विक्रमादित्य को मारा, एक हमने हिंदी में एक पाठ आप लोगों ने पढ़ा होगा, दीपदान एकांकी में इस घटना के बारे में उल्लेख मिलता है। मेवाड़ साम्राज्य से संबंधित वहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है और पूरी कहानी मेवाड़ से ही संबंधित है। उसमें ये दिखाया गया है कि मेवाड़ का जो शासक होता है विक्रमादित्य एक शक्तिशाली शासक होता है और वहीं का एक दासी पुत्र बनवीर होता है, उसने महाराजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और विक्रमादित्य को मारने के बाद विक्रमादित्य का इकलौता पुत्र होता है उदय सिंह, राणा उदय सिंह। ये विक्रमादित्य का पुत्र होता है राणा उदय सिंह, जो उस समय छोटा बालक होता है, लगभग 2-3 वर्षीय बालक होता है और जिसके संरक्षक की जिम्मेदारी जो है धायमा पन्ना के हाथों में होता है। ये धायमा का मतलब होता है जो उसकी देख रेख करती है। जैसे हमने अकबर के बारे में देखा, अकबर की देख रेख का जिम्मेदारी किसको मिली थी, महामनगा को, ठीक है, तो वो भी धायमा थी। तो ये भी धायमा होती है पन्ना। तो पन्ना ने उदय सिंह का लालन पालन ये कर रही थी और जब इसको ये खबर मिलती है कि बनवारी ने महाराजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह को मारने के लिए एक नंगी तलवार लेकर उसी की कच्छ की तरफ चला आ रहा है, तो धायमा पन्ना का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है चंदन। ये उसका अपना खुद का पुत्र होता है चंदन। और ये चंदन को जो है इसी उदय सिंह की सैया पर चंदन को लिटा दिया इसने, अपने पुत्र चंदन को। और इसको उसी समय दीपदान का आयोजन किया गया था, बड़ी विशाल समारोह का आयोजन किया था। तो जो कीरत होता है, जूठन उठाने वाला, पत्तल ढोने वाला, उसी से ये धायमा पन्ना ने याचना की कि उदय सिंह को उस टोकरी में आप लेके कहीं सुरक्षित स्थान पे इसको लेके चले जाओ। उसको राज शासन का कसम दिलाई और कहा इसको किसी तरीके से प्राण रक्षा करना उदय सिंह का तुम्हारे हाथों में है। तो उस टोकरी में जो है कीरत सिंह की टोकरी में इसको करके और इसको सुरक्षित जगह पे निकाल दिया और उसकी सैया पर जो है अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया। और बाद में जब चूँकि राज्य सत्ता के मदान्ध होकर बनवारी नंगी तलवार लेकर जब आता है कुंवर के सैया के पास, तो ये इसने चंदन को राणा उदय सिंह समझ लिया
और चंदन की इसने तलवार के एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए। तो इस तरीके से ये इसी को दीपदान कहते हैं। अपने दीपक का दान कर दिया पन्ना ने, धायमा पन्ना ने। और उसके बाद यही बालक जिसके बारे में हमने बात किया उदय सिंह के बारे में, यही बालक आगे चलकर मेवाड़ का एक शक्तिशाली शासक होता है। तो जब ये मेवाड़ का शक्तिशाली शासक होता है और इसी समय जो है अकबर का विस्तारवादी नीति जारी रही, और विस्तारवादी नीति के क्रम में इसका मेवाड़ से कि उदय सिंह, राणा उदय सिंह से सामना होता है। राणा उदय सिंह के सामने अकबर ने एक प्रस्ताव भेजा। इसने कहा कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो आपके खिलाफ सैन्य अभियान नहीं किया जाएगा। लेकिन राणा उदय सिंह ने सूरवीरता का परिचय देते हुए इसने कहा कि मैं ऐसे योद्धा का सामना रणभूमि में करना पसंद करूंगा। आप मेरे साथ जो है युद्ध भूमि में आइए, जो है वहाँ युद्ध भूमि में आपका स्वागत है, वहाँ आपका हमारा सामना होगा। और ये कछवाहा राजपूतों से नफरत करता था, क्योंकि ये सिसोदिया वंश का था और ये कछवाहा राजवंशों के साथ नफरत करता था। उस नफरत का कारण होता है कि सिसोदिया कछवाहा राजपूतों ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाया था और इसीलिए जो है ये लोग जो है उनको पसंद नहीं करते थे। तो राणा उदय सिंह सिसोदिया राजवंश से संबंधित था। अगर कभी पूछे कि राणा उदय सिंह किस वंश से संबंधित था तो सिसोदिया वंश से, ठीक है। तो ये राणा उदय सिंह सिसोदिया वंश से संबंधित था। शिवाजी भी इसी वंश से अपने आप को संबंधित बताते हैं, ठीक है। सिसोदिया वंश से शिवाजी भी अपने आप को इसी वंश से संबंधित बताते हैं। तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ और ये कहा गया कि राणा उदय सिंह इस युद्ध में उदय सिंह के जो सिपाही होते, जो सरदार होते हैं, उदय सिंह को उन्होंने जब देखा कि स्थिति थोड़ी सी उदय सिंह की सही नहीं है, तो जयमल और कहीं फतेह सिंह भी कहते हैं इसको, फतेह सिंह या फत्ता सिंह, कोई दिक्कत नहीं है नाम में। तो जयमल और फत्ता सिंह ये 2 वीर बहादुर राजपूत सरदार होते हैं। इन सरदारों ने जिम्मेदारी ले ली खुद और जो है राणा उदय सिंह को जो है इन्होंने कहा कि आप सुरक्षित स्थान पे चले जाइए। तो ये अपने पूरे सपरिवार को लेकर जो है जयमल और फत्ता सिंह के भरोसे ये पूरा चित्तौड़गढ़ का किला, मेवाड़ का जो प्रसिद्ध किला होता है चित्तौड़गढ़ का किला, इस किले को छोड़कर इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में छोड़कर ये सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने ये दोष लगाया राणा उदय सिंह के ऊपर कि ये कायर शासक होते हैं और इन्होंने कायरता का परिचय दिया और कायरता का परिचय देते हुए ये अपने परिवार को लेकर यहाँ से सुरक्षित स्थान की तरफ पलायन कर जाते हैं और ये पूरा क्षेत्र जो है जयमल और फत्ता सिंह के अधिकार क्षेत्र में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ इतिहासकारों ने ये भी कहा कि जयमल और फत्ता सिंह स्वयं इन्होंने आग्रह किया था कि राणा उदय सिंह से कि राज परिवार के लोगों की सुरक्षा करने का उत्तरदायित्व आपका है और राजा का अगर राजा नहीं रहेगा तो फिर राज्य रह के क्या करेगा। तो इसीलिए जो है इन लोगों ने चाहा कि राणा उदय सिंह जो है, चूँकि परिस्थितियां इनकी विपरीत थी, इसीलिए जो है सुरक्षित स्थान पे जाने का आग्रह किया था। तो हो न हो राणा उदय सिंह जो है इन्होंने अकबर की कभी भी आजीवन इन्होंने अधीनता नहीं मानी और इसलिए जो है इनको इनके स्वाभिमान के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने जो है पीठ दिखाकर और ये युद्ध भूमि से भाग गए थे, ठीक है। अगर ऐसा कहा जाए तो ये गलत हो जाएगा। तो जयमल और फत्ता सिंह ये इन दोनों के अधिकार क्षेत्र में ये चित्तौड़गढ़ का किला छोड़कर जो है उदय सिंह चले जाते हैं। ये दोनों राजपूत सरदार बड़ी बहादुरी पूर्वक लड़ते हैं और कई महीनों तक जो है अकबर किले का घेरा डाले रहा और विजय की कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। इनकी बहादुरी देखकर जो है वो भी चकित था। और जयमल एक दिन किले की एक दीवार का एक टूटा हुआ भाग था, उसी को ये बना रहा था। तो उसी समय अचानक में जो है अकबर ने बंदूक के निशाने से एक गोली से जो है इसकी हत्या कर दी। तो जयमल मारा जाता है और जयमल के मरने के बाद जो है फतेह सिंह अन्य सरदारों ने जो है नेक्स्ट दिन जो है राजपूतों के साथ बड़ी वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन ये भी मारे जाते हैं। और इस तरीके से चित्तौड़गढ़ का जो किला होता है, जिसको अजय या दुर्जय किला कहा जाता था, वो भी अब अकबर के अधिकार क्षेत्र में चला जाता है, ठीक है। लेकिन जयमल और फत्ता सिंह या फतेह सिंह की बहादुरी से अकबर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, इन दोनों की बहादुरी से अकबर इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इसने आगरा के किले की दुर्ग के फाटक पे जहाँ से एंट्री करते हैं वहीं पर हाथियों पर बैठी हुई
हाथी पर बैठी हुई जयमल और फत्ता सिंह की मूर्तियाँ बनवा दी। ठीक है, तो आगरा के किले में बताएगा कि यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि जयमल और फत्ता सिंह की मूर्तियाँ अकबर ने कहाँ बनवाई, तो आगरा के किले दुर्ग के फाटक पर जो है इनकी हाथियों पर बैठी हुई एक विशाल जो है इनकी मूर्तियाँ बनवाई गई थी। ठीक है, इनकी बहादुरी से ये बड़ा प्रभावित था अकबर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी बहादुरी से अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो जयमल और फत्ता सिंह या फतेह सिंह की बहादुरी से जो है अकबर प्रभावित था जो है। लेकिन ये क्षेत्र जो है मेवाड़ जो क्षेत्र जो होता है, ये इसके अधिकार मेवाड़ के बहुत सारे भाग पर इसने अधिकार कर लिया, लेकिन पूरी तरह से मेवाड़ को अधिकृत नहीं कर पाता। राणा उदय सिंह ने बाद में मेवाड़ के काफ़ी भागों को जो है स्वतंत्र करा लिया था और इन क्षेत्रों पे शासन करते थे। और इसके बाद जो है यहीं पर जो है राणा उदय सिंह के बाद जो उसका अगला पुत्र होता है राणा प्रताप। राणा प्रताप ये राणा उदय सिंह का ही लड़का होता है राणा प्रताप। ठीक है, तो ये पूरी कहानी मेवाड़ की ही चलते हैं। तो राणा प्रताप इसके बाद अगला शासक होता है राणा उदय सिंह के पास बाद। तो राणा प्रताप ने भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने राणा प्रताप के लिए भी एक संदेश भेजा कि वो उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, लेकिन इसने भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और इसके खिलाफ जो है मान सिंह को जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, तो मान सिंह को इसके खिलाफ नियुक्त किया गया और ये मान सिंह से बड़ा नफरत करता था ये, क्योंकि मान सिंह की बहन मानबाई का विवाह जो है अकबर के पुत्र सलीम के साथ हुआ था। तो कहीं न कहीं जो है और उसकी बुआ का भी विवाह जो है अकबर के साथ हुआ था। तो इन सब बातों से जो है कहीं न कहीं जो है अकबर बड़ा राणा प्रताप जो है बड़ा उनसे जो है घृणा करता था। तो राणा प्रताप ने भी उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की और राणा प्रताप जो है और मुगलों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? 1576 में। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ आपसे पूछा जाएगा, तो आप बता सकते हो कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में राणा प्रताप और मान सिंह के विरुद्ध हुआ था। मुगलों की सेना के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आदम खां और मान सिंह दोनों जो है मुगलों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी तरफ राणा प्रताप होता है। और ये बड़ा भयानक ये युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। और इस युद्ध में मुगल सेना जब से राणा प्रताप चारों तरफ से घिर जाते हैं तो बोधा झाला नामक एक सरदार होता है, एक सिपाही होता है। बोधा झाला ने राणा प्रताप का मुकुट अपने सर पर रख लिया और लोगों ने राणा प्रताप समझा, मुगल सेना ने इसको राणा प्रताप समझा और इसकी तरफ सेना ने कुछ किया इसका और इस तरीके से जो है बोधा झाला ने राणा प्रताप के प्राण रक्षा करी और इस तरीके से राणा प्रताप यहाँ से सुरक्षित गोगंडा चला जाता है। ठीक है, लेकिन मुगल सेना बोधा झाला ने जब मुकुट पहन लिया था तो किसी तरीके से जो है राणा प्रताप को यहाँ से सुरक्षित निकाल देता है और मुगल सेना राणा प्रताप समझ के बोधा झाला के पीछे पड़ जाती है। तो अब इसमें जब मुगल सेना काफ़ी हतोत्साहित हो जाती है और मुगल सेना इतना ज़्यादा थक गई थी कि थकने के बाद जो है इन लोगों ने इनका पीछा करना उचित नहीं समझा और बाद में जो है ये गोगुंडा से शासन करने लगे। महाराणा प्रताप ये चले जाते हैं गोगुंडा और वहाँ से शासन करने लगे और इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकारों ने ये भी कहा है कि एक बार इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, जंगल जंगल ये विचरण कर रहे थे। ऐसी अवस्था में इनको एक बार घास की रोटी ये इनको खाने के लिए मिला था और घास की रोटी जैसे खाने के लिए ये उद्यत थे, खाने ही वाले थे, तो किसी कौवे ने जो है उस रोटी को जो है इनके हाथों से छीन लिया। तो स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है और ऐसी दयनीय स्थिति में भी राणा प्रताप ने जो है हार नहीं मानी और निरंतर मुगलों के साथ संघर्ष किया। लगभग 1597-98 में इनकी मृत्यु होती है और इन मृत्यु पर्यंत जो है जीवन पर्यंत इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगलों से बराबर संघर्ष किया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद एक अपना विशाल क्षेत्र जो है इन्होंने अपने अधीन कर लिया था। कहीं न कहीं इन क्षेत्रों को इन्होंने आज़ाद करा लिया था। जब अकबर दक्षिण भारत में व्यस्त था तो उस दौरान इन्होंने इन क्षेत्रों को आज़ाद करा लिया था। ठीक है, और उसके बाद जो है 1597-98 राणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आजीवन इन्होंने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और राणा प्रताप के बाद जो यहाँ का अगला शासक होता है राणा अमर सिंह।
राणा अमर सिंह ने भी अकबर के बाद आने वाला शासक सलीम होता है जहांगीर के समय उसने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और उसके बाद उसका लड़का होता है राणा करण सिंह के समय में ये कहा जाता है, बाद में जो है अमर सिंह के ही समय में, आखिरी समय में जहांगीर और उसके बीच एक संधि हो जाता है। संधि के फलस्वरूप जो है उन लोगों ने उसके जहांगीर के समक्ष जो है उसके दरबार में ये लोग उपस्थित हुए और इनको लगभग 5000-6000 का मनसब दिया गया। तो इस तरीके से जो है मेवाड़ का पूरा ऐसा इतिहास रहा है कि मेवाड़ के शासकों ने कभी भी जो है अकबर की अधीनता इन लोगों ने नहीं स्वीकार की, चाहे राणा उदय सिंह हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, और चाहे उसके बाद आने वाला अमर सिंह हो, चाहे राणा कर्ण सिंह हो। तो इस तरीके से इनका इतिहास ही रहा है सिसोदिया वंशी मेवाड़ के शासकों का, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अब आइए आगे देखते हैं। मेवाड़ के बाद अगला अभियान जो इसका होता है वो कालिंजर विजय होता है। 1569 में कालिंजर पर अभियान करता है अकबर ने। अब कालिंजर के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं कालिंजर विजय। कालिंजर 1569 में होता है। कालिंजर के खिलाफ अभियान किया अकबर ने। जब कालिंजर पर अभियान किया, कालिंजर को ये कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में ही है, तो कालिंजर एक अभेद दुर्ग माना जाता है। यहाँ के दुर्ग को जीतना नामुमकिन था और ये राजपूतों की एक शान भी कहा जाता है कालिंजर दुर्ग को। और यहाँ का जो शासक होता है, कालिंजर का शासक होता है रामचंद्र कालिंजर का शासक होता है। और रामचंद्र के विरुद्ध जो है अभियान के लिए मजनू शाह और काकशाह, इन दोनों को नियुक्त किया गया। मजनू शाह और काकशाह को जो है अकबर ने रामचंद्र के विरुद्ध कालिंजर के लिए नियुक्त किया था। मजनू शाह कहीं मजनू खां देता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, चाहे शाह या चाहे खां लिख के दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खां। तो मजनू खां और काकशाह को रामचंद्र के विरुद्ध नियुक्त किया गया। और मुगल सेना रामचंद्र के विरुद्ध रामचंद्र ने बड़ी वीरतापूर्वक इन मुगलों सेना का सामना किया, लेकिन ये पराजित हुए और इस अवैध दुर्ग पर जो है अकबर का अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से राजपूतों का जो एक संघर्ष रहा, तो यहाँ पर राजपूतों के संघर्ष का अंत होता है और ये भी दुर्ग जो है अकबर की अधीनता में चला जाता है। कालिंजर के पतन के साथ ही राजपूतों के प्रतिरोध का कहा जाता है कि मूलाधार नष्ट हो गया। कालिंजर उत्तर भारत में स्थित होने के कारण अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। तो कालिंजर का अभियान जो है अकबर के लिए एक महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है। और यहाँ पर अधिकार होने के बाद व्यापार वाणिज्य में के लिए भी ये क्षेत्र जो है एक उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। तो अकबर की एक महान उपलब्धि कालिंजर विजय के बारे में कहा जा सकता है। इसके बाद अगला अभियान इसने जोधपुर और बीकानेर के खिलाफ किया। 1570 में जोधपुर और बीकानेर, जोधपुर प्लस बीकानेर, जोधपुर और बीकानेर के खिलाफ 1570 में जोधपुर और बीकानेर पर अभियान किया गया, ठीक है। अकबर का जो अगला अभियान होता है जोधपुर और बीकानेर पर होता है। राजपूत सरदारों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब अकबर नागौर ठहरा हुआ था। तो 5 नवंबर 1570 ईस्वी में 2 राजपूत शासकों, जोधपुर के राजा मालदेव का पुत्र चंद्रसेन और बीकानेर के राजा कल्याणमल और उसके पुत्र राय सिंह, मालदेव और चंद्रसेन, मालदेव और इसका पुत्र होता है चंद्रसेन, ठीक है। मालदेव और चंद्रसेन जो है ये जोधपुर के राजा होते हैं। मालदेव और चंद्रसेन जो है ये जोधपुर के राजा होते हैं, जबकि बीकानेर का शासक राय कल्याणमल और उनका पुत्र जय सिंह होता है। राय कल्याणमल और इनका पुत्र होता है जय सिंह, ये बीकानेर के शासक होते हैं, ठीक है। बीकानेर के ये शासक होते हैं राय कल्याणमल और उनका पुत्र होता है जय सिंह, ठीक है। और जोधपुर के शासक होते हैं मालदेव और इनका पुत्र होते हैं चंद्रसेन, ठीक है।
तो जब कभी इनके नाम के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो। ये इनके शासक होते हैं। राजा भगवान दास के माध्यम से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली इन लोगों ने। राजा कल्याणमल ने अपनी पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ कर दिया। तो ये स्वेच्छा से इन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। और जहाँ तक राजा राय कर्ण की बात है, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया। तो एक और राजकुमारी का विवाह अकबर के साथ हुआ था, तो ये जानते रहिएगा, राय कल्याणमल की पुत्री का विवाह भी अकबर के साथ हुआ था। तो इस तरीके से स्वेच्छा से जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्र है, यहाँ के जो शासक हैं राय कल्याणमल और मालदेव, इन लोगों ने स्वेच्छा से जो है इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। और अकबर ने राय कल्याणमल को पुनः बीकानेर वापस लौटा दिया तथा उसके पुत्र राय सिंह को शाही सेवा में भर्ती कर लिया। 1570 ईस्वी में जैसलमेर के रावल हर राय ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर रावल हर राय इसने भी जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह, इसने भी अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया। तो इस तरीके से कई ऐसे राजपूत शासक होते हैं जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया। और इस प्रकार 1570 ईस्वी के अंत तक मेवाड़ और उसके अधीनस्थ राज्य डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को छोड़कर पूरा राजपूताना क्षेत्र ये अकबर की अधीनता में चला गया। ठीक है, डूंगरपुर और का क्षेत्र अगर छोड़ दिया जाए, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये सारे क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो क्षेत्र होते हैं ये सारे क्षेत्र जो है कहीं न कहीं अकबर की अधीनता में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके साम्राज्य विस्तार की दृष्टिकोण से राजपूताना एरिया में जो है इसका विस्तृत क्षेत्रों पर इसका अधिकार हो जाता है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं गुजरात विजय 1572 में। गुजरात विजय अकबर का ये 1572 में गुजरात अभियान करता है। ठीक है, गुजरात विजय कब करता है? तो 1578 में 1572 में गुजरात पर अकबर का अभियान होता है। 1572 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध अभियान करता है। और ये कहा गया कि जब गुजरात के विरुद्ध अभियान किया था अकबर ने, तो इसी दौरान पहली बार इसने समुद्र के भी दर्शन किए। समुद्र के दर्शन की बात आएगी तो पहली बार इसने इसी दौरान किया था। गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार कैम्बे में एक पोत में समुद्र विहार किया। और गुजरात विजय के बाद अकबर ने 1573 में फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना गुजरात विजय के ही उपलक्ष्य में किया था इसने। और पहली बार जब इसने गुजरात अभियान किया तो इस अभियान में गुजरात का शासक पराजित हो जाता है और इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। लेकिन जैसे ही अकबर यहाँ से आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद फिर गुजरात के शासक ने जो है इसकी अधीनता को जो है अस्वीकृत कर दिया और उसके बाद पुनः जो है इन क्षेत्रों पे अधिकार कर लेता है। इसको दंडित करने के लिए गुजरात पर पुनः दोबारा जो है 1573 ये टाइम होता है। 1573 में इसने पुनः जो है गुजरात के खिलाफ अभियान किया। ये विश्व का एक सबसे तेज द्रुतगामी अभियान था। सबसे तेज द्रुतगामी अभियान ये फतेहपुर सीकरी में उस समय था। फतेहपुर सीकरी से इसने अहमदाबाद की दूरी, अहमदाबाद की दूरी लगभग 450 मील की एक लंबी दूरी मात्र 9 दिन में इसने पूरी की थी। मात्र 9 दिन। इसको अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान कहा जाता है। इतिहासकारों ने इसके बारे में उल्लेख किया है, तो ये जानते रहिएगा अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान किसके खिलाफ किया गया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब भी अगर पूछे कि अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान किसके खिलाफ किया गया था, तो गुजरात विजय के दौरान ही अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद का ये 50 मील की लंबी यात्रा इसने मात्र 9 दिन में पूरी की थी। तो इस तरीके से पहली बार इसने यहाँ पर समुद्र के दर्शन किए, समुद्र विहार किया। तोप में बैठकर जो है पोत में बैठकर इसने समुद्र विहार किया।
और उसके बाद जो है इसी की विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही इसने फतेहपुर सीकरी नामक शहर का निर्माण कराया, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। तो इस तरीके से अगर कभी भी इसके बारे में पूछे तो आप बता सकते हो। तो आज का हमारा ये पूरा वीडियो जो है मुग़ल साम्राज्य, अकबर के साम्राज्य विस्तार से संबंधित रहा। इसके बचे हुए जो पार्ट हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ जो चीज़ें हमने आज तक इसमें बताई है, आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, चाहे वो कालिंजर अभियान के बारे में कोई दिक्कत हो, चाहे गुजरात विजय के बारे में हो, चाहे इसके पहले मेवाड़ विजय से संबंधित, तो कहीं अगर कोई समस्या आ रही तो उसके बारे में आप। धन्यवाद आज के लिए।